हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू नीट। और आज इस वीडियो में हम लोग PYQs कवर करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के, जो कि रिमेनिंग है हमारे, और NCERT रीडिंग भी कवर कर रहे होंगे, जो हमारी जितनी पोर्शन से बची हुई थी और जो हम कवर नहीं कर पाए थे, तो वो NCERT रीडिंग वाली पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे एंड PYQs भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वंस अगेन अ क्विक इंट्रोडक्शन, जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम शुभ्रा सिन्हा है, मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा 4th लेक्चर है लिविंग वर्ल्ड पर, जो कि जिसमें हम PYQs और रिमेनिंग NCERT रीडिंग को कवर कर रहे होंगे। तो अब हम आते हैं PYQs पे। मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ जो पहले हम लोग कर चुके हैं। एक दो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है आपको, तो वाले क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी से हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? ऐसे कैरेक्टर्स जो नॉन लिविंग में नहीं हो रहे हैं, लिविंग में हो रहे हैं, यानी लिविंग के लिए एक्सक्लूसिव है, वो नॉन लिविंग में नहीं हो रहे। तो ऑप्शन नंबर ए है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो। ये मैंने बताया था कि जो इन विट्रो में रिएक्शंस हो रहे हैं, जो इन विट्रो में हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं, वो लिविंग रिएक्शन ज़रूर हैं, पर वो लिविंग रिएक्शन ज़रूर है हमारे, वो लिविंग रिएक्शन है, पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये NCERT में भी ये लाइन दी हुई है। ठीक है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग थिंग्स में हो रही है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रही, ये बॉडी के हम बाहर कर रहे हैं इन विट्रो को, ये रिएक्शंस को हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं। ये एक रिएक्शन है जो कि लिविंग रिएक्शन ज़रूर है, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो ये अंदर नहीं हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है, तो ये नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, यानी अंदर से मास का बढ़ना, बॉडी के अंदर से मास का बढ़ना। तो अंदर से जो मास बढ़ रहा है, ये भी एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मास की इंक्रीमेंट हो रही होती है। ठीक है, मास की इंक्रीमेंट हो रही होती है। तो इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, अगर अंदर से भी सिर्फ मास बढ़ रहा है, यानी नंबर में इंक्रीज कर रहा है, मास बढ़ रहा है, तो वो भी हमारा एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। तो यहाँ पे ये बता रहा है, परसेप्शन का मतलब है कितना हम परसीव कर पा रहे हैं, कितना हमारी ब्रेन, हमारी मेमोरी कितना परसीव कर पा रही है, यानी हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी इवेंट हैपन हो रहे हैं, वो हम याद कर पा रहे हैं, हम परसीव कर पा रहे हैं, रिटेन कर पा रहे हैं अपने माइंड में। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग में हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि यही एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही परसीव कर सकती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकती। ये बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहा है? कॉन्शियसनेस बता रहा है, कॉन्शियसनेस बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। अंदर से भी ग्रोथ हो रही है, बाहर से भी एक्यूमुलेशन हो जा रहा है सरफेस का, तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, यानी अनएक्सेप्शनली पूछ रहा है, यानी ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि यूनिक है। वापस से सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, यानी इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना एंड इवोल्यूशन होना, क्या ये सिर्फ यूनिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? तो नहीं, ये यूनिक नहीं है। इसका रीज़न मैं बताऊंगी। रिप्रोडक्शन हमें पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल नहीं होता है। ग्रोथ हमारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर रही होती है, मूवमेंट भी हमारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम मूव करा सकते हैं, एक जगह से मूव कर सकती है वो। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, अब ये बात हो गई कि हम किसी को टच कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को, अगर वो लिविंग होगा तो हम अगर उसको टच करेंगे तो उस टच का वो रिस्पॉन्स करेगा। ये अगेन हमारी कॉन्शियसनेस पे फोकस कर रहा है, कॉन्शियसनेस पे फोकस कर रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन परफेक्ट ऑप्शन है, जो कि अनएक्सेप्शनल है, मतलब कि बिल्कुल एक्सेप्शनली, अनएक्सेप्शनली जो है हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में।
ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन आंसर था इंटरैक्शन विद द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से इंटरैक्शन तो हमारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर रही होती है ना, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन हमारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर रही होती है, इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करती है। तो ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, क्या इवोल्यूशन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? हाँ, करती हैं। जैसे हम अगर सोसाइटी के इवोल्यूशन की बात करें तो ट्रेडिशंस, कल्चर में पहले जनरेशन से आज तक में कितने चेंज आए। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन होता क्या है, इवोल्यूशन की हम बात करें तो इवोल्यूशन का क्या मतलब है? इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज ओवर जनरेशंस। काफ़ी जनरेशन से जो धीमे धीमे जो चेंज आया है उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, कि हम कहते हैं चीज़ें इवॉल्व हो रही है। अब इवोल्यूशन के फर्दर बहुत टाइप है। अगर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करें तो हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रही है, जो हम बायोलॉजिकली जो हम चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं बहुत सारी जनरेशन से, तो उसको हम कह देंगे बायोलॉजिकल और इवोल्यूशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। फिर हमारी सोसाइटल इवोल्यूशन भी होती है, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन भी होती है। टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन जो होगी वो हमारी टेक्नोलॉजी, जैसे पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी हमारी इवॉल्व हुई है। सिमिलरली हमारी सोसाइटी भी इवॉल्व हुई है, एक्सेट्रा। बहुत सारी तरह की इवोल्यूशन होती है। सोसाइटी भी हमारी पहले के ट्रेडिशन, पहले के कल्चर, जैसे सती प्रथा पहले चलता था पर अब नहीं चलता, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें भी इवॉल्व हुई, कल्चर इवॉल्व हुई, ट्रेडिशन इवॉल्व हुए, तो सोसाइटल इवोल्यूशन भी हमारी हुई है। ठीक है, तो इवोल्यूशन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, तो वही यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया कि ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। अब ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये किस चीज़ों से शुरू होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे बॉडी का वो कहाँ से शुरू होता है? क्या वो सेल्यूलर लेवल से शुरू होता है? देखेंगे अभी इसको। ऑर्गेनिज्मिक लेवल तो बहुत आगे आ गए हम लोग, ऑर्गेनिज्म बन गया तो वहाँ से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी हो रहा है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लेवल्स हैं उनसे शुरू हो रहा है। सेल्यूलर लेवल इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेल्स के अंदर भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, बहुत रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सेल्स बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो सेल्यूलर लेवल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ है। जैसे सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल सिर्फ एटम्स का लेवल हो गया कि एटम्स हैं, बहुत सारे एटॉमिक लेवल है, आपस में एटम्स हैं, लेकिन हमारे जो सेल्स के अंदर काफ़ी रिएक्शन चल रही होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन चल रही होती है, में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन हो रही होती है। यानी सेलुलर लेवल भी एक तरह से हम नहीं कह सकते कि ये यहाँ से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे शुरू हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, वो बहुत सारे फर्दर मैकेनिज्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सेल्स के अंदर जो सेल यूनिट है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से हमारी शुरू होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट। एक ये क्वेश्चन मैं उस दिन भी लेकर के आई थी पर मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगा हो, तो मैं इसको फिर से बता देती हूँ। बायोसिस्टमेटिक्स, बायोसिस्टमेटिक्स की यहाँ पे बात की गई है। बायोसिस्टमेटिक्स क्या किस चीज़ के लिए एम करता है? पहला ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो हमें पता है कि जो सिस्टमैटिक्स है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी, प्लस रिलेशनशिप के बारे में हमें बता रहा होता है। ये हम जानते हैं ना कि हमें ये रिलेशनशिप के बारे में बता रहा होता है कि एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो डाइवर्सिटीज़ है उनके आपस में कैसे रिलेशनशिप है। तो क्या बायोसिस्टमेटिक ये बताते हैं कि क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर? नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है डीलिमिटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, यानी हम टेक्सा को, एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टेक्सा हो सकती है, तो हम उन सब टेक्सा को डीलिमिट कर दें। डीलिमिट का क्या मतलब है कि बिल्कुल हम लिमिट को हटा दें उनको, मतलब कि उनके सामने कोई लिमिट ना रखें और फिर हम उनकी रिलेशनशिप को स्टडी करें।
ये भी सिस्टमेटिक्स नहीं कहता है कि हम उनको टेक्सा में लिमिट ही ना करें, ठीक है। तो हमारे सिस्टमेटिक्स तो ये भी नहीं कहता। थर्ड ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अगर हम इस चीज़ को समझें तो बायो सिस्टमेटिक्स में हमने पढ़ा था जो रिलेशनशिप होती है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस्ड होती है, फाइलोजेनी पर बेस्ड होती है, यानी इवोल्यूशन के बेसिस पर हम उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपस में इनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसा है, उसके बेसिस पर करते हैं। तो ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर करते हैं। इस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का क्या मतलब है, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके आपस के बीच में क्या इवोल्यूशन हुए हैं, आपस के बीच में उनका कैसा रिलेशन है, हम उनको वो इस्टेब्लिश करते हैं। फिर टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज़, इसका क्या मतलब है, जैसे फील्ड ऑफ स्टडीज़ का मतलब जैसे एनाटमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे फील्ड ऑफ स्टडीज़ जो अलग अलग, जैसे इसमें बायोकेमिस्ट्री भी हम ले सकते हैं, और भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स हो सकती है, फील्ड्स हो सकती है जो कि बायोसिस्टमेटिक्स इंक्लूड करता है। बायोकेमिस्ट्री में हमारे जितने भी सेल्यूलर लेवल पर जो भी रिएक्शंस हो रहे होंगे, जितने भी सेलुलर लेवल पे बायोकेमिस्ट्री में हमारे रिएक्शंस हो रहे होंगे, जो भी हो रहा होगा वो सारा भी इसमें आ गया, क्योंकि हम सेलुलर लेवल पे भी देख रहे हैं कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री को भी इंक्लूड करता है। फिजियोलॉजी का मतलब है कि उन दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसे मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजी कैसी चल रही है, उनके किसी भी कहते हैं ना मैकेनिज्म की, जैसे डाइजेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस, उनका फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। एनाटमी यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम सिस्टमेटिक्स में अलग अलग फील्ड्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं, फिर उसके बेसिस पर हम उन दोनों ऑर्गेनिज्म को डाइवर्स कर रहे होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं आपस में, और रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं कि आपस में क्या चीज़ें सिमिलर है, उस बेसिस पे रिलेशनशिप कर रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि उनके बीच में क्या डिफरेंट है, डाइवर्स कैसे हैं, वो डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है। तो ये ऑप्शन जो है सिस्टमेटिक्स को, बायो सिस्टमेटिक्स को एकदम अच्छे से डिफाइन करता है, क्योंकि बायो सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है टैक्सोनॉमी प्लस वो रिलेशनशिप जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आपस में आइडेंटिफाई करती है। तो ये हमारा जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वो परफेक्टली बायोसिस्टमेटिक को डिफाइन करता है। लास्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो सिर्फ हम क्या साइटोलॉजिकल सेल के कैरेक्टरिस्टिक में आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी सिर्फ नहीं कर रहे होते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप इस बार ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 11 है लिनेयस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कैरोलस लिनेयस ने एक नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसीडे। म्यूसीडे के फैमिली में कौन सा इनमें से ऑर्गेनिज्म है जो कि बिलोंग करता है। म्यूसीडे एक फैमिली है जिसमें हमें पता है म्यूसा डोमेस्टिका जो है वो इन्वॉल्व होती है, यानी कि हाउस फ्लाई का नाम है, साइंटिफिक नेम है म्यूसा डोमेस्टिका। फायरफ्लाई नहीं, कॉकरोच नहीं, ग्रास होपर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 14th है मैच करना है हमें, हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशंस दी हुई है, उसे मैच करना है। तो फैमिली की बात करें तो हाउस फ्लाई का क्या मतलब है, मतलब हाउस फ्लाई की क्या साइंटिफिक नेम है, म्यूसा डोमेस्टिका। हैंड रिटन है तो हम इसको सेपरेटली क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं, म्यूसा डोमेस्टिका हैंड रिटन है, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। स्पीशीज़ की जीनस की जो फर्स्ट लेटर होगी वो कैपिटल होगी, स्पीशीज़ की जो फर्स्ट लेटर होगी वो छोटी होगी। इटैलिक्स में हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हैंड रिटन, इसलिए सेपरेटली हम इसको अंडरलाइन करेंगे। और यहाँ पे हम साइंटिस्ट यानी टैक्सोनॉमिस्ट का नाम भी लिख सकते हैं आगे। तो ये थी हमारी हाउस फ्लाई। तो इसकी फैमिली क्या होगी, म्यूसीडे। ऑर्डर क्या होगा इसका, डिप्टेरा। क्लास क्या होगा इसका, इंसेक्टा, इंसेक्ट्स में आता है। फाइलम क्या हो जाएगा इसका, आर्थ्रोपोडा। यानी ए का हमारे पास आ रहा है फैमिली म्यूसीडे 3, बी का हमारे पास आ रहा है ऑर्डर 1 डिप्टेरा, सी क्लास का आ रहा है हमारे पास 4 इंसेक्टा, एंड फाइलम का हमारे पास आ रहा है 2 आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो हमारा 3142 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर।
किस लेवल पर इनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम होगा। हमें पता है कि पोटैटो का जो जीनस है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलानम ट्यूबरोसम। टोमेटो का हमें जानना नहीं है, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दे रही हूँ, टोमेटो का होता है लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम, ये एल कैपिटल हो जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन होगा, ये एस हमारा कैपिटल है। एस कैपिटल है, सोलानम ट्यूबरोसम, एंड ये है लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम। तो हमें ऐसे तो नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि पहला नाम किसको शो करता है, जीनस। पहला नाम किसको शो करता है, जीनस को। तो हमें पता है इन दोनों का जो जीनस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जीनस डिफरेंट है, तो जीनस के बेसिस पे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे जीनस मिल करके हमें क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। तो फैमिली में इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। और हमें पता भी है कि ये बात भी पता होनी चाहिए कि टोमेटो और पोटैटो की सेम फैमिली है, और कौन सी फैमिली है, सोलानेसी। जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने एक ट्रिक दिया था, SPD करके एक ट्रिक दिया था मैंने उसमें, जब मैं पढ़ा रही थी तो SPD में मैंने बताया था सोलानम, पेटूनिया एंड दतुरा, ये जो तीन जीनस है ये मिल करके सोलानेसी फैमिली बना रही होती है। लेकिन एनसीईआरटी में ये भी बोला सिर्फ ये तीन जीनस नहीं है, और भी चीज़ें, ये एक एग्जाम्पल दिया कि SPD मिल करके सोलानेसी बना रही होती है, लेकिन बहुत सारी जीनस मिलकर सोलानेसी बना रही होती है। उसमें से एक जीनस लाइकोपर्सिकम भी है। तो लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम यानी टोमेटो और सोलानम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो, ये दोनों मिल करके एक फैमिली में आती है, एक फैमिली बनाती है जिसका नाम है सोलानेसी फैमिली। तो इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक किसमें हो जाएगी, फैमिली के अंडर आ जाएगी। Which one of the following animal is correctly matched with its particular taxonomic category? टाइगर के बाद करेक्टली हमसे पूछा है, करेक्टली कौन सा मैच्ड है। टाइगर की बात करें, टाइगर की स्पीशीज जो है वो क्या, टिग्रिस है, सही बात है, ये तो सही है। कटल फिश की बात करें तो कटल फिश मोलस्का फाइलम से आता है, जो कि एक क्लास है, नहीं क्लास तो नहीं है, मोलस्का क्या है, फाइलम है, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो ये करेक्ट नहीं है। ह्यूमंस प्राइमेट्स क्या फैमिली है, नहीं, प्राइमेट्स क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, फाइलम है, ठीक है। प्राइमेट्स क्या है हमारा, ऑर्डर है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, फैमिली दिया हुआ है। हाउस फ्लाई की बात करें तो म्यूसा ऑर्डर है, म्यूसा क्या है हमारा, जीनस है, तो ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, स्पीशीज को हम कंसिडर करते हैं एज अ रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स। यानी सिर्फ ये ह्यूमन माइंड का आर्टिफिशियल कंसेप्ट है जिसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, तो स्पीशीज एक रियल यूनिट है क्लासिफिकेशन का जो कि टैक्सोनॉमिस्ट में डिफाइन किया है, ये भी इसका आंसर नहीं है। आंसर इसका हमें पता है, रियल बेसिक यूनिट है ये क्लासिफिकेशन का। लोएस्ट कैटेगरी ज़रूर है, ये लोएस्ट कैटेगरी है, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, लोएस्ट कैटेगरी ज़रूर है, लोएस्ट यूनिट नहीं है क्लासिफिकेशन का। ऐसे कैटेगरी यूनिट सेम ही होता है, पर इसका आप देखो तो परफेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि बेसिक यूनिट है, ऐसा यूनिट है जहाँ से चीज़ें शुरू हो रही है, तो बेसिक है एज कम्पेयर टू, अगर यहाँ पे बेसिक यूनिट नहीं होता तो लोएस्ट यूनिट भी इसका आंसर हो सकता था। बेस्ट ऑप्शन पर हम लोग जाते हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट, यानी ऐसे प्लांट का ग्रुप या फिर ऐसे एनिमल का ग्रुप जिसमें एक सेम कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है किसी भी रैंक में, यानी ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि आप स्पीशीज के रैंक में बात करो, किंगडम की बात करो, फाइलम की बात करो, जीनस की बात करो, ऑर्डर की बात करो, क्लास की बात करो, डिवीजन की बात करो, तो ये इन सब रैंक की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कोई भी रैंक में अगर हम किसी भी प्लांट को ग्रुप कर रहे हैं, किसी भी एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स को ग्रुपिंग कर रहे हैं जिसका कैरेक्टर सेम है, सिमिलर ट्रेट्स हैं उनके, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम टैक्सॉन कहेंगे, क्योंकि ये किसी भी रैंक की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली स्पीशीज की बात नहीं किया, जीनस की बात नहीं किया, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है कि किसी स्पीशीज को ग्रुप कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रैंक बोला, स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टैक्सॉन। तो यहाँ पर हमारा PYQs कंप्लीट होता है। ये था हमारा PYQs जो हमने पहले कवर कर लिया। अब हम लोग NCERT रीडिंग पर आएंगे और NCERT रीडिंग कंप्लीट करके फिर हमारी ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगी, और कल होपफुली हम लोग
एनाटमी शुरू करेंगे, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को शुरू करेंगे। वैसे मुझे सेल करना था कि सेल जो अगर हो जाता तो एक बेस बन जाता, बट ठीक है आप एनाटमी कर लेंगे क्योंकि एनाटमी में बहुत दिक्कतें भी आती हैं, तो हम लोग पहले वो चैप्टर करेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे उस चीज़ को। तो चलिए अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में हमारी कुछ टॉपिक बची थी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से हमारा बचा हुआ था, तो चलिए फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बताया है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है। तो उससे पहले हमें ये जानना है कि क्लासिफिकेशन जो है वो कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, यानी अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इस क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें बहुत सारी हायरार्की ऑफ स्टेप्स की ज़रूरत होती है। हायरार्की का क्या मतलब है? हायरार्की का मतलब है, ये जो टर्म है हायरार्की, इसका मतलब है अरेंजमेंट इन सीक्वेंस। अगर लिविंग वर्ल्ड 2 का लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है अरेंजमेंट इन सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस या फिर ऑर्डर में अरेंज करने को हम हायरार्की कहते हैं। चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो किसी भी सीक्वेंस में अरेंजमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हायरार्की। तो क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और हर एक स्टेप जो होता है यहाँ पर, हर एक स्टेप जो होता है वो एक रैंक और कैटेगरी को डिनोट करता है। यानी हायरार्की, मान लो कि बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो कि लीड कर रहा है क्लासिफिकेशन को बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप, मान लो किसी ऑर्डर में हम अरेंज किए हुए इन सारे स्टेप को, उसको हम क्या कह रहे हैं? हायरार्की। उसको हम क्या कह रहे हैं? हायरार्की। और क्योंकि टेक्सोनॉमी में हम ये सीक्वेंस अरेंजमेंट कह रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हम ये हायरार्की में बहुत सारी स्टेप्स को अरेंज किए हुए, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज किए हुए, और ये सारा सीक्वेंस हमारा क्या बना रहा है? क्लासिफिकेशन। अब ये कह रहा है कि जो हर एक स्टेप है जो कि क्लासिफिकेशन को लीड कर रहा है, हर एक स्टेप को हम क्या कहेंगे? यूनिट, रैंक, या फिर कैटेगरी, या फिर टैक्सा। हर एक स्टेप को, ईच स्टेप को हम क्या कहेंगे? यूनिट, रैंक, या फिर कैटेगरी, या फिर टैक्सा। ये हम हर स्टेप को ये कहेंगे। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा रैंक और कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, पूरा जो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, जो हायरार्की है, उसका पार्ट है कैटेगरी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यानी कि जो हायरार्की, यानी जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं सीक्वेंस में क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसका जो अरेंजमेंट का हर एक स्टेप है उसको हम कैटेगरी कह रहे हैं, कैटेगरी के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम यूनिट भी कह सकते हैं, रैंक भी कह सकते हैं, टैक्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हर एक यूनिट जो है, यानी हर एक कैटेगरी जो है, वो क्या फॉर्म करेगा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर्म करेगा। साथ में मिलकर के क्या फॉर्म करेगा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्योंकि ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट हम कर रहे हैं एक कैटेगरी के बेसिस पर, हम उसको क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और सारे कैटेगरीज टुगेदर क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये वही बात हो गई। सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला कि हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व करता है क्लासिफिकेशन, यानी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्वड है एक अरेंजमेंट में, एक ऑर्डर में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्वड है जो कि हमारी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और जो हर एक स्टेप है वो एक कैटेगरी है। और ये जो कैटेगरी है, क्योंकि पूरे क्लासिफिकेशन के हर एक स्टेप में इन्वॉल्वड है कैटेगरी, तो इसको हम कहते हैं, हर एक कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और यही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जब सारे मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारा हायरार्की। ये एक ही चीज़ कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि चाहे टैक्सा बोले, टैक्सा, या फिर हमारा बोले यूनिट बोले, या फिर हमारा रैंक बोले, या फिर हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोले, या फिर सिर्फ कैटेगरी बोले, ये सारी एक ही बातें हैं, ठीक है। ईच कैटेगरी रेफर टू अ यूनिट, ठीक है, रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, ठीक है। प्लूरल जो इसका फॉर्म है वो टैक्सा है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। इसका क्या मतलब है कि मैंने ये चीज़ आपको नोट्स में भी अपने लिखा है कि ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है,
कैटेगरीज के, या ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है या फिर ये जो कैटेगरी है ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है। क्या मतलब है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ का? यानी इसको सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट के बेसिस पर क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे जेनेटिकली चीज़ें इन्वॉल्व है, फिजियोलॉजिकली चीज़ें इन्वॉल्व है, उसके एनाटमी पे बेस्ड है चीज़ें इन्वॉल्व है। तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप या जो कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरीज में हम जैसे कह रहे हैं ना क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें बहुत सारी कैटेगरीज चाहिए, तो ये कैटेगरी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड नहीं है कि सारे मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड कैटेगरीज नहीं है, कुछ कैटेगरीज जेनेटिक है, कुछ मतलब अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं ये, ठीक है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है। अगर किसी ने मेरा लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर 2 का लेक्चर, लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 लेक्चर देखा है तो उनको ये समझ में आएगा कि ये लाइन का क्या मतलब है। यहाँ पे बोल रहा है कि taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division for plants, class, order, family, genus, species। phylum हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, डिविजन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताया है, ठीक है। अब आज जो सबसे जल्दी करते हैं हम लोग, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बस हम एक रिव्यू ले रहे हैं एनसीईआरटी का। अब आते हैं हम लोग स्पीशीज़ में। तो स्पीशीज़ के केस में अगर देखें तो स्पीशीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें क्या आता है हमारा कि इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, ऐसी ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जिसमें आपस में क्या हो, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हो, वो क्या कहलाएंगी, हमारी स्पीशीज़ कहलाएंगे। अब अगर हमें मान लो एक स्पीशीज़ ए है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, और एक स्पीशीज़ बी है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये एक स्पीशीज़ ए है और ये एक स्पीशीज़ बी है। अगर हमें ये दो स्पीशीज़ में आपस में हमें डिफरेंशिएट करना है कि ये दोनों आपस में कैसे अलग है, तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं देखना होगा, हमें इनकी मॉर्फोलॉजी से ही पता चल जाएगा कि ये दो अलग अलग स्पीशीज़ है, यानी इनकी मॉर्फोलॉजी में ही क्या होंगी, डिफरेंसेस होंगी, तभी हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी में। और जब हम दो स्पीशीज़ में देखेंगे तो हमें मॉर्फोलॉजी में ही इतनी डिफरेंसेस मिल जाएगी कि हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये दोनों अलग स्पीशीज़ है। तो यहीं पे बोल रहा है कि स्पीशीज़ जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ यानी जो दो अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं उनको हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम दिया है, जैसे कि मैंने नोट्स में बताया था, मैंजीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबेरोसम जिसका पोटैटो, मैंजीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो है, पैंथेरा लियो जो कि लायन है। इन तीनों में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये क्या है हमारा, ये स्पेसिफिक एपिथेट है यानी स्पीशीज़ है। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फर्स्ट वर्ड जो है हमारा मैंजीफेरा, सोलानम और पैंथेरा, ये तीनों हमारे जेनरा को डिनोट कर रहे हैं जो कि हायर कैटेगरी है स्पीशीज़ से। अब जीनस की अगर बात करें तो ये मैंने बताया था कि जीनस के एक स्पीशीज़ भी हो सकते हैं जीनस के अंदर, या फिर हो सकता है जीनस के मल्टीपल स्पीशीज़ हो। फॉर एग्जांपल पैंथेरा ले लो, तो पैंथेरा जो जीनस है इसके अंदर लियो भी आता है, यानी पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, एंड पैंथेरा पैराडस, ये तीनों आते हैं। लियो क्या है, लायन है हमारा, टिग्रिस क्या है, टाइगर है हमारा, एंड पैराडस क्या है, लियोपर्ड है हमारा, लियोपर्ड है हमारा। तो पैंथेरा जो जीनस है उसमें एक स्पीशीज़ भी हो सकती है, मोर देन वन स्पीशीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। तो अलग अलग स्पीशी, मोर देन वन स्पीशीज़ भी हो सकती है एक जीनस के अंदर, और हर एक ऑर्गेनिज्म जो होगा एक जीनस के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी वो सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे में आपस में डिफरेंट होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है पैंथेरा का, और सोलानम का भी एग्जांपल दिया है। सोलानम की भी स्पीशीज़ होता है, जैसे सोलानम का निग्रम, सोलानम निग्रम, सोलानम ट्यूबरोसम एंड ये स्मॉल एन होगा, एंड सोलानम मेलॉन्जिना, ठीक है। तो सोलानम निग्रम जो है वो ब्लैक नाइटशेड प्लांट होता है। तो सोलानम के भी बहुत सारे मल्टीपल स्पीशीज़ है, जैसे कि निग्रम हो गए हमारे, फिर हमारे मेलॉन्जिना हो गए, मेलॉन्जिना सोलानम मेलॉन्जिना क्या होता है, ब्रिंजल, सोलानम मेलॉन्जिना क्या होता है हमारा, ब्रिंजल, ठीक है। फिर ह्यूमन बींग्स जो है वो सेपियन स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ये बोला गया ह्यूमन बींग का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। जीनस की बात करें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज हमारा जीनस बनाता है। तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, इसमें मोर कैरेक्टर्स होंगे कॉमन एज कम्पेयर टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, यानी कि एक जीनस ए है एक जीनस बी है,
ठीक है, ए जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज आ रहे हैं, बी जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज आ रहे हैं। तो ए जीनस के अंदर जितने स्पीशीज आएंगे और उनके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक में जो कॉमन चीज़ें होंगी वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू बी जीनस, यानी ए जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बी जीनस से। ठीक है, ए के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ होंगी वो ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर शो करेंगे एज़ कम्पेयर टू बी के अंदर जो जितनी भी स्पीशीज़ होंगी। ठीक है, यानी ए के अंदर जो स्पीशीज है वो आपस में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर शो करेंगे एज कम्पेयर टू बी जीनस के अंदर जो स्पीशीज है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, वही बात है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज का एग्रीगेट है यानी सम है। जैसे कि पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये दो डिफरेंट स्पीशीज है बट सेम जीनस में आते हैं जिसका नाम है सोलानम। जीनस का क्या नाम है? सोलानम। और पोटैटो को क्या कहते हैं? सोलानम ट्यूबरोसम। और ब्रिंजल को क्या कहते हैं? सोलानम मेलॉन्जिना। और एक और चीज़ है पैंथरा। पैंथरा जो जीनस है वो 3 स्पीसीज को एग्रीगेट करता है, जैसे कि हमारा लायन हो गया, पैंथरा लियो लियोपर्ड हो गया, पैंथरा पैडस टाइगर हो गया, पैंथरा टाइग्रिस, और इनमें आपस में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स हो रहे होंगे। ठीक है, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम वन अनदर जीनस फेलिस। फेलिस जो है वो एक अलग जीनस है जो कि क्या इंक्लूड करता है? कैट्स को इंक्लूड करता है। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ सिमिलैरिटी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने नोट्स में भी बताया था, यहाँ पे बस रिव्यू दे रही हूँ तो उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। फैमिली जो है, फैमिली को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। क्वेश्चन भी मैंने जब सॉल्व कराया था तो यहाँ पे ये चीज़ें आ रही थी हमारी कि बोथ फैमिली को जब हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग फैमिली में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो हम उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं और रिप्रोडक्टिव फीचर्स देख रहे होते हैं प्लांट के केस में। ठीक है, अब जैसे जेनरा सोलानम है, पेट्यूनिया है एंड दतुरा, ये तीनों जीनस है। मैंने एक ट्रिक बताया था SPD। ठीक है, जेनरा सोलानम, पेट्यूनिया एंड दतुरा, ये जो 3 जीनस हैं ये अलग अलग जीनस हैं और ये तीनों जीनस मिलके एक फैमिली कंप्राइज करते हैं जिस फैमिली का नाम क्या है? सोलानेसी। और एक क्वेश्चन हमने अभी PYQ में अभी पहले सॉल्व किया, अभी जस्ट सॉल्व किया कि टोमेटो भी जो है वो सेम फैमिली में आता है, सोलानेसी फैमिली में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर बोला गया है कि हाँ, ये फैमिली सोलानेसी में आता है। एनिमल्स के केस में जो पैंथरा है हमारा, पैंथरा के अंदर क्या क्या आ गए? लियो आ गया, लायन आ गया, टाइगर आ गया एंड लीपर्ड आ गया। जो जीनस पैंथरा है वो जीनस फेलिस के साथ मिल करके एक हमारी फैमिली बनाती है जिसका नाम है फेलिडे। और डॉग की जो फैमिली है उसको हम कहते हैं कैनिडे। अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली जो बहुत सारे रिलेटेड फैमिलीज आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? हमारे ऑर्डर बनाएंगे। जैसे कि अब स्पीशीज, जीनस, फैमिली जो है वो हम अब ऑर्डर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे ये बता रहा है। जैसे स्पीशीज, जीनस और फैमिली को हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पे हम क्लासीफाई करते हैं, यानी आपस में कितने सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उस बेसिस पर हम इन तीनों में क्लासीफाई कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को। स्पीशीज में क्लासीफाई करना है तब भी हम देखते हैं कितने सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। जीनस से ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हमें स्पीशीज में मिलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटी मिल रही होती है। जीनस के केस में भी हम सिमिलैरिटी देख रहे होते हैं लेकिन ये स्पीशीज से कम सिमिलैरिटी मिल रही होती है। फैमिली के केस में भी हम सिमिलैरिटी देख रहे होते हैं लेकिन ये जीनस से भी कम मिल रही होती है हमें सिमिलैरिटी। बट जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर के केस में हम एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स को देखते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर का क्या मतलब है? एग्रीगेट्स का मतलब है सम ऑफ कैरेक्टर्स, सम ऑफ कैरेक्टर्स, यानी यहाँ पे अब हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे नहीं डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम जेनेटिकली भी देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकली भी देख रहे हैं, एनाटॉमिकली भी देख रहे हैं, इवोल्यूशनरी भी देख रहे हैं। तो हम बहुत सारी कैरेक्टर्स को एक साथ कंक्लूड करके देख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि आपस में दिखने में कैसे हैं, डिफरेंट है, ये सब नहीं देख रहे हैं। हम उनके इवोल्यूशन भी स्टडी कर रहे हैं कि इन दोनों का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों में फिजियोलॉजी यानी इनका जो फंक्शन है बॉडी का वो कैसे डिफरेंट है, इनकी जेनेटिक कैरेक्टर्स कैसे डिफरेंट है। तो वो सब कुछ हम देख रहे होते हैं, तब जाकर हम ऑर्डर में क्लासीफाई कर रहे होते हैं। तो ऑर्डर में क्लासीफाई करने का बेसिस क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम देख रहे होते हैं। ऑर्डर हायर कैटेगरी है, यहाँ पे फैमिली की असेंबलेज होती है और इसमें फैमिली से कम सिमिलर कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली है और सोलानेसी एक फैमिली है। एक चीज़ याद रखेंगे, प्लांट्स के केस में देखो फैमिली में CEAE लगता है, एनिमल्स के केस में हम लोग पढ़े फेलिडे AE,
लग जाता है लास्ट में, और प्लांट्स के केस में CEAE लगता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो फैमिलीज हैं, 2 अलग अलग फैमिलीज है, कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलानेसी, ये एक ऑर्डर में आता है जिस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स, ठीक है। और एक एनिमल का ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसमें हम फैमिली फेलिडे और कैनिडे को इंक्लूड करते हैं। क्लास की बात करें तो ये रिलेटेड ऑर्डर्स है, और ऑर्डर से जितने भी हायर कैटेगरी यानी क्लास, फाइलम, किंगडम, ये जितने भी अब आएंगे ऑर्डर के बाद, वो सब किस पे बेस्ड होंगे, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड होंगे। तो ठीक है, तो अब क्लास का एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा ऑर्डर प्राइमेटा, और ऑर्डर हम कार्निवोरा को जब ऐड करते हैं तो ये हमारा क्लास क्या बना लेता है, मैमेलिया बना लेता है। ये क्लास का एग्जांपल है कि ऑर्डर बहुत सारे ऑर्डर को मिला करके बनता है ना। तो यहाँ पे हम प्राइमेट्स को अगर ऐड कर दें हम कार्निवोरा से, प्राइमेट्स में कौन कौन आ गए, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन, को हम कार्निवोरा से ऐड कर दे, कार्निवोरा ऑर्डर, यानी कार्निवोरा में कौन कौन आ गए, टाइगर, कैट, डॉग, ये सारे आ गए, है ना। ये जैसे कार्निवोरा जो ऑर्डर था उसमें कौन कौन सी फैमिली आ गई, फेलिडे, फेलिडे में कौन कौन थे, कैट थे और पैंथेरा जीनस था, और कैनिडे यानी जिसमें डॉग्स थे, वो सारे मिलकर के हमारे ऑर्डर कार्निवोरा बना दिया। तो यहाँ पे जो कार्निवोरा है और ऑर्डर प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स में कौन कौन आ गए, मंकी, गॉरिल्ला, गिबॉन, ह्यूमंस, ये सारे जो मिल करके कौन सा क्लास बनाते हैं, मैमेलिया बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इसमें और भी ऑर्डर्स होते हैं, कुछ ऑर्डर्स को यहाँ पे दिखाया गया है। फाइलम के केस में देखो, फाइलम जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि क्लास जिसमें कि जैसे क्लास है ये एविस फिश, क्लास ये पाइसेस है, फिशेस जो है उसको हम पाइसेस कहते हैं। तो क्लास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स को हम एविस कहते हैं, क्लास एविस। मैमल्स के साथ मिलकर के हमारी क्या बनाती है, एक फाइलम को कंस्टिट्यूट करती है। उस फाइलम का क्या नाम है, हमारा फाइलम कॉर्डेटा। यानी ये सारी जितनी भी है हमारी फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारी मैमल्स के साथ मिलकर के, यानी ये सारी क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस क्या कंप्राइज करती है, हमारा एक फाइलम कंप्राइज करती है जिसका नाम है कॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को हम किस फीचर पे डिवाइड करते हैं, ये हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। इस कॉर्डेटा को हम फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम, तो इस बेसिस पे हम कॉर्डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट्स के केस में फाइलम को ही हम डिवीजन कहते हैं। किंगडम की बात करें तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, यहाँ पे लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स हमें मिलता है और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो जितने भी सारे एनिमल्स हैं और जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो सारे किस में आ गए, किंगडम में आ गए। जितने सारे एनिमल्स हैं वो एक किंगडम में आए, उसको हम कहें एनिमल किंगडम, और जितने सारे प्लांट्स हैं वो एक किंगडम में आए, उनको हम कहें किंगडम प्लांटे, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे 2 किंगडम में, और भी किंगडम होते हैं जैसे किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनिरा, ये सारे किंगडम्स होते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कैटेगरी है ये। यहाँ पर किंगडम प्लांट सारे प्लांट्स को कंस्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम तक जाएंगे, जैसे जैसे हम स्पीशीज से आगे बढ़ेंगे, हायर कैटेगरी में जाएंगे, यानी स्पीशीज से जैसे जैसे हम किंगडम तक जाएंगे, ऊपर जाएंगे, हायर जाएंगे, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा डिक्रीज होगा। जितना लोअर टैक्सा होगा, टैक्सा यानी यूनिट यानी कैटेगरी, जितना लोअर टैक्सा कौन है, हमारा स्पीशीज, उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, सिमिलैरिटी होगा। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। तो जो क्लासिफिकेशन हमारा जो होता है हाईएस्ट कैटेगरी पे, वो क्या हो जाता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑर्डर था, ये एक टेबल था, यहाँ पे मैंने बताया था मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, इनका जीनस है, पहला वर्ड जीनस है होमो, एंड अदर वर्ड जो है सेपियंस, वो क्या है, स्पीशीज़ है। ये फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, होमिनिडे। ऑर्डर इनका क्या है, प्राइमेटा। क्लास क्या है, ये मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेट्स। हाउस लाइन में म्यूसा डोमेस्टिका, म्यूसा इज द जीनस, डोमेस्टिका इज द स्पीसीज। एंड यहाँ पे फैमिली जो है ये म्यूसीडे है, ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लास इज इंसेक्टा एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। आते हैं हम लोग मैंगो में। मैंगो का मैंने एक मैंगो में देखे तो मैंगो का मैंने एक ट्रिक बताया था। कौन सा ट्रिक बताया था मैंगो के लिए, मैंगो के लिए एक ट्रिक बताया था, पैड सामी, कीप पोडियम क्लीन, इसको अलग कलर से लिख देती हूँ वरना कंफ्यूज रहोगे, कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। यानी इसका क्या मतलब है कि स्पीशीज हमारी इंडिका हो गई, जीनस हमारी मैंजीफेरा हो गई, फैमिली एनाकार्डियेसी हो गई, ऑर्डर हमारा सैपिनडेल्स हो गया, क्लास हमारा डाइकोटिलिडन हो गया, फाइलम हमारा एंजियोस्पर्म हो गया, किंगडम हमारा प्लांटे हो गया। तो ये मैंगो को याद करने का है। फिर हमारा वीट का हम कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवियम, ट्रिटिकम हमारा जीनस है, एस्टिवियम हमारा स्पीशीज है। इसका हम याद रख सकते हैं वीट को पोहा से। तो हमारी जो फैमिली होगी वो पोआसी हो गई,
ऑर्डर हो गया पोल्स, क्लास हो गया मोनोकॉटिलिडन एंड फाइलम डिवीजन हो गया हमारा एंजियोस्पर्मा। तो ये टेबल था, ये भी मैंने बता दिया। एक हम अब लास्ट है हमारा समरी, वो भी देख लो। लिविंग वर्ल्ड रिच इन वैरायटी है, वो तो सही बात है, हमने बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी है यहाँ पे। अभी हम जितना जानते हैं मिलियंस ऑफ स्पीशीज़, जो कि 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ को हम अभी जानते हैं, ये नोन है। लेकिन ऐसा नहीं है इनके अलावा और नहीं मिल सकते, और हैं, लेकिन हम अभी इतनी ही डाइवर्सिटी को जान रहे होते हैं। फिर यहाँ पे बोला है कि बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमने पढ़ा। ब्रांच ऑफ नॉलेज जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से डील कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। और ये जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है ये यूज़फुल है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में एंड इन जनरल फॉर नोइंग आर बायो रिसोर्सेज। हम बायो रिसोर्सेज के बारे में जानने में ये मदद करता है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़, उनकी डाइवर्सिटी को जानने में हमें मदद करता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिवर्सली इवॉल्व होते रहते हैं अंडर इंटरनेशनल कोड्स, तो बहुत सारे इंटरनेशनल कोड्स हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़े थे। और यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है जिसको हम रैंक भी कहते हैं, जिसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं, और उसको हम टैक्सा भी कहते हैं। ये सारी जो कैटेगरीज है साथ में हमारी क्या बनाती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। तो यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी भी होता है ख़त्म। तो हमने क्या क्या सॉल्व किया, हमने शुरू से हमने देखो आज हमने पीवाईक्यूज़ जो थे वो सॉल्व किए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी ना कि मैंने अभी 3 साल की पीवाईक्यूज़ जो रिसेंट है 24 के, 23 के एंड 22 के, वो पीवाईक्यूज़ इंक्लूड नहीं किए क्योंकि अभी ये मेरे पास भी नहीं थे। और उनमें भी अगर आप देखो तो सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन आए, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही क्वेश्चन आए, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड है। वो मैं आपको वो भी जो भी बच्चे कुचे हैं जो 2-3 साल के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको करवा दूँगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैंने पीवाईक्यूज़ आपको मैक्सिमम ईयर्स के करवा दिए जो इम्पॉर्टेंट है, और इससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, और यही हमारा समझना इम्पॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हमारी लगी रहेगी। एंड हमारा एनसीईआरटी रीडिंग जो पेंडिंग था वो भी हमने कर लिया है, फाइनली कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं, नहीं तो ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं अब एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगी, और उस टेलीग्राम चैनल को मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे 1-2 दिन में मैं वो पोस्ट कर दूँगी। प्लीज़ आप लोग उसको फॉलो कर दीजिएगा। वहाँ पर जो भी नोट्स होंगे, जितने भी एनोटेटेड एनसीईआरटी के पीडीएफ्स होंगी, शॉर्ट नोट्स होंगे, या जो भी अवेलेबल होगा, जो भी आप सबको मैं शेयर करना चाहूँगी वहाँ पे ही करूँगी। तो आप लोग वो चैनल चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं मोस्ट प्रोबेबली कल वहाँ पे यानी सैटरडे को एक चैनल बना करके कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, तो आप लोग को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।